दोपहर के समय पर या सवेरे, जैसा आपका जो एक प्रॉपर भोजन बनता है सवेरे या दोपहर को उस समय, और एक हो सके तो शाम के समय पर आप ये भोग जो है वो लगा सकते हैं। आज हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है और हम उनको ऑफर करते हैं, तो कल जब हमें जरूरत होगी तो वो हमारे जीवन में भी कोई भी प्रकार की कमी नहीं रखेगा। और इस शुद्ध भोजन की तो बहुत महिमा है। जितना हम परमात्मा की याद में ये भोजन बनाते समय भी अगर बहुत पीसफुल होकर के बनाते हैं और मन के संकल्प में ये रखते हैं कि ये मैं भोजन नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये प्रसाद बना रही हूँ और ये भगवान के ही सभी बच्चे स्वीकार करेंगे, तो ये भोजन जो भी खाए उसे शक्ति मिले, शांति मिले। ये भोजन ब्रह्मा भोजन है, ये भोजन अमृत है जो सबको स्वस्थ रखेगा, इस घर में शांति रहेगी। कुछ इस प्रकार का अगर हम शुभ संकल्प अपने मन के अंदर लाते हैं और विजुअलाइज ये करते हैं कि भगवान की दिव्य शक्तियां या किरणें मुझ पर भी पड़ रही है, इस भोजन पर भी समा रही है, हमारे फैमिली के हर मेंबर के को ये शक्ति मिल रही है, तो आप फील करेंगे एक जादुई प्रभाव हर एक के बौद्धिक स्थिति पर भी, परिवार की स्थिति पर, वायुमंडल पर अंतर नेचुरल आता जाएगा। और वैसे बाहरी जो हमें जिस चीज का ध्यान थोड़ा सा देना है वो है भोजन में हम क्या क्या खा सकते हैं। तो भोजन वैसे 3 प्रकार का है, एक है सात्विक भोजन, एक है राजसिक भोजन और एक है तामसिक भोजन। सात्विक भोजन माना होता है जब हम हल्का मसाला डाल करके हल्के रूप से उसे थोड़ा सा कुक करके हम अगर भोजन खाते हैं, हर प्रकार का उसके अंदर फल है, हर प्रकार की सब्जी है एक्सेप्ट ओनियन एंड गार्लिक, यानी प्याज और लहसुन को छोड़कर हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार का फल और चीजों में हर प्रकार के अन्न को हम लेते हैं। पर कोई भी प्रकार का एनिमल जैसे मीट है या कोई भी प्रकार का नॉन वेज है, चाहे वो एग ही क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ हम नहीं लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा हमारा मानना है, और जैसे हमें यहाँ पर गाइड भी किया गया है और आप भी उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी खुद भी कर सकते हैं कि आप जब ये वेजिटेबल और फल सब प्रकार के लेते हैं तो, और कोई भी प्रकार का नॉन वेज नहीं लेते हैं, तब भी हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब कुछ इस भोजन के अंदर, अन्न के अंदर, सब्जियों के अंदर आ ही जाता है। और पर्टिकुलरली कोई भी प्रकार का हमें नशीले पदार्थों का, जैसे शराब है, सिगरेट है, ये सब टेम्परेरी तो हमें हो सकता है पैसिव कर दे और हमें रिलैक्सेशन ये का अनुभव करा दे, पर परमानेंट रूप से ये सब नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट, ये सब भी हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को इम्बैलेंस करता है और नुकसान जो है पहुंचाता है। तो सात्विक भोजन माना जो हल्का पकाया हुआ, हल्का उबाला हुआ और हर प्रकार का मसाला माइनर अमाउंट में डाला हुआ, अगर हम उसको स्वीकार करते हैं वो सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन है जो हमारे रेगुलर हैबिट में तो नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी अगर ले लिया तो इतना नुकसान नहीं, पर रेगुलर रूप से रहेंगे तो वो भी हमारे बॉडी को बीमार करता है और हमारी मानसिक स्थिति को भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे डीप फ्राई की हुई चीज है, डीप कोई भी प्रकार का मसाला जो है, पर्टिकुलरली मिर्च है, वो अगर हम बहुत ज्यादा डालते हैं, चिली पाउडर बहुत ज्यादा डालते हैं, गरम मसाला बहुत ज्यादा डालते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एंड स्ट्रॉन्ग मसाला और डीप फ्राई हो, और उससे लगभग सारे विटामिन मिनरल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे पर्टिकुलर है अचार है या चटनी है, तो कभी कभार इमरजेंसी में ले लिया तो बात अलग है, वरना ये भी वर्जित है हमारे लिए। और तामसिक की तो बात हो ही गई कि एग है, मीट है, कोई भी प्रकार का एनिमल का कुक्ड फूड है या ड्रॉ फूड है, और नशीले पदार्थ है, और प्याज और लहसुन, ये भी प्याज और लहसुन चाहे सब्जियों के अंदर आता है, पर इसके अंदर भी ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो जब सर्वे किया गया, स्पिरिचुअली तो हमें बताया ही जाता है, पर साइंटिफिकली, मेडिकली भी बताया गया कि इसके अंदर ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी कर्म इंद्रियों को ज्यादा
उत्तेजित करते हैं और कर्म इंद्रियों को शीतल शांत रहने नहीं देते हैं। और यूं भी जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज को डाइजेस्ट करने के लिए इन दोनों चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब हम ये चीज ले ही नहीं रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, हमारे पास कोई खड़ा हो तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है और वो हमारी बुद्धि को भी जो है वो प्रभावित करता है। इसलिए तामसिक भोजन हमें नहीं लेना है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन जो है बनेगा। ऐसे आप पूरा टोटल ह्यूमन बॉडी का अगर वो एनाटॉमी देखेंगे तो आप फील करेंगे कि हमारा दांत है, हमारे नेल्स हैं, हमारे नाखून हैं, हमारा इंटेस्टाइन है, इन सब का फॉर्मेशन भी जो है वो वेजिटेरियन एनिमल यानी हर्बीवरस एनिमल की तरह ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। नॉन वेज यानी कार्निवोरस एनिमल की तरह नहीं है जो स्नैच करते हो, नोच लेते हो, इस प्रकार का बनावट नहीं है। इसके अलावा जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें जो अलग अलग प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है, अनेक शक्ति है, पर मुख्य रूप से यहाँ हम 8 शक्तियों के बारे में सुनेंगे। 8 प्रकार की शक्तियां जब हमारे जीवन में आ जाता है तो कोई भी परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। इसलिए यहाँ भारत की संस्कृति के अंदर शक्ति देवी की जब आराधना करते हैं, जिसे हम माँ दुर्गा भी कहते हैं, तो उनके हाथ जो हैं वो 8 दिखाए गए हैं। ये 8 हाथ भी इस बात का प्रतीक है जिसमें हम देखते हैं कि वो शेर पर भी सवार है और 8 हाथ में 8 प्रकार के अलंकार हैं। और वो वैसे कई दृश्यों में आप देखेंगे कि वो असुरों का जो है वो संहार कर रही है और हम कह रहे हैं माँ दुर्गा। माना आप जब उनका चेहरा भी देखेंगे तो माँ की ममता, माँ का स्नेह भी दिखाई देगा, पर प्रैक्टिकली कर्म करते हुए हम देखते हैं असुरों का या जो है दैत्यों का, राक्षसों का संहार कर रही है, मार रही है। तो और जिस नारी को हम अबला या कमजोर सुनते हैं या देखते हैं या मानते हैं, बहुत जगह पर कोमल मानते हैं या अबला मानते हैं, उसी को ही हम शक्ति देवी के रूप में देख रहे हैं। और वो कर्तव्य कर रही है जो कोई भी देव आत्माएं नहीं कर पाए। कहते कि इस शिव शक्ति की उत्पत्ति ही तब हुई जब देवताएं जो है असुरों को नहीं मार पाए और वो शिव से जाकर के रिक्वेस्ट करने लगे, तब उन्होंने शिव शक्ति की उत्पत्ति की। तो आज हम भी जब परमात्मा शिव को याद करते हैं, प्यार से उनका ध्यान करते हैं, जिसे हम एक ही टर्म दे रहे हैं राजयोग करना, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के असुर, कोई भी प्रकार के दुर्गुण जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम असुरों को यानी दुर्गुणों को हटा पाते हैं, अपने पाप कर्मों को नष्ट कर पाते हैं। हमारे पास ज्ञान के अलग अलग अलंकार यानी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनकी हम मदद लेते हैं। हमें चरस, गांजा या इस प्रकार का कोई सेवन करके अपने कर्म इंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं। हमारी सारी कर्म इंद्रियां प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, दुनिया के अंदर है, पर मन और बुद्धि से वो डिटैच है। वैराग्य वृत्ति है उसके अंदर, क्योंकि ये ज्ञान है, ये सभी नश्वर है। इसलिए माँ दुर्गा के समान माने प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर हमारे पास माँ की तरह एक विशाल दिल हो। हर इंसान के साथ व्यवहार में आते समय प्रेम पूर्ण व्यवहार होगा, पर अंदर से शक्तिशाली हम होंगे। शेर पर सवारी माना अंदर से शक्तिशाली होंगे। और जब इस प्रकार के मार्ग पर चलेंगे तो शेर की तरह हमें हो सकता है किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, बादशाह की तरह बिल्कुल अकेला और स्टिल शक्तिशाली एंड कॉन्फिडेंट रहना है। फिर हमें हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की शक्तियां स्वतः ही आती जाएगी। जैसे सबसे पहली शक्ति हमारे जीवन में बहुत नेचुरल वे में आएगी, सहन शक्ति। एक बच्चे को हम देखते हैं, जिस वृक्ष में फल लगा हुआ होता है ना, उसी को ही पत्थर मारता है। कोई ठूंठ को या कोई बिना फल वाले वृक्ष को वो पत्थर नहीं मारेगा। और फलदार वृक्ष अक्सर करके छायादार होता है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति आ करके अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता है। तो राजयोगी यानी गुणवान व्यक्ति होगा, जिसके अंदर अनेक प्रकार के गुण होने के कारण वो झुका हुआ यानी पोलाइट होगा। और ऐसे राजयोगी के आगे कोई पत्थर जैसा भी बोले अपने स्वभाव के कारण, अपने कोई संस्कार के कारण,
तब भी राजयोगी जो होगा वो बदले में अनेक प्रकार के फल, यानी अपनी मधुरता, अपनी पोलाइटनेस, अपनी नम्रता जो है वो भूलेगा नहीं, वो अपना दमन नहीं करेगा। कभी कभी लोगों के मन में आता है सहन करना माना कमजोरी की निशानी है, सहन करना माना खुद को दबाना, सहन करना माना कमजोर होना। लेकिन यहाँ पर सहन शक्ति, सहनशीलता यानी जिसकी एक चरित्र के अंदर, शील यानी चरित्र के अंदर सहन करना है, उसके पास एक शक्ति आती जाती है कि वो हर प्रकार की परिस्थितियों के अंदर भी अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, इसलिए दबाता नहीं है, परंतु वो शक्तिशाली होता है। यूं भी आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति आज तक इस दुनिया के अंदर ऐसा है जिसने कभी भी कुछ भी सहन न किया हो। अगर वो समझ के बिना सहन करता है, नेगेटिव होकर के सहन करता है, तो वो सहन शक्ति नहीं है, वो तो कमजोरी है, वो तो बुज़दिली है, और वो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में ही जाता है। पर सहन शक्ति वाला व्यक्ति जो है वो आनंदित रहता है, वो खुश रहता है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसके अंदर की शक्ति आती जाती है। तो वो दमन नहीं करता है, पर अपने अंदर ज्ञान का चिंतन करता है कि ये व्यक्ति भी अपने आदतों से मजबूर है, इस व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है गलत विचार आए होंगे किसी से सुन करके या खुद के मन में अनुमान लगा करके, इसलिए ये गलत बोल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे इस विश्व नाटक के अंदर अच्छा पार्ट, अच्छा डायलॉग बोलना है, ऐसे कुछ ज्ञान का वो चिंतन करके अपने आप को मजबूत रखता है, उसे ही हम कहते हैं सहन करना। नेक्स्ट पावर जो हमारे जीवन में आता है राजयोग का अभ्यास करने से, वो है समाने की शक्ति। जैसे अलग अलग नदियों का पानी सागर में समा जाता है, लेकिन कचरा अगर कोई फेंके तो वो कचरे को या तो अपनी बहुत गहराई में ले जाता है कि आप कचरे को ढूंढते रहिए तो आपको मिलेगा नहीं, और या फिर लहरें खाते खाते वो किनारे में वो कचरे को छोड़ देता है। और सुनते हैं हम कि सागर की गहराई में जाएं तो हमें हीरे मोती ही मिलते हैं। राजयोगी के आगे कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा जो इधर उधर की भी बातें सुनाएगा, पर अगर उसकी सच्चाई के बारे में उसे पता नहीं है तो वो किसी की भी बातों में नहीं आएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और ऐसी बातें कभी सुन भी लिया और अगर उसने वेरीफाई किया और उसे पता चला वो बात सच भी हो तो भी वो सावधानी बरतेगा। लेकिन ऐसा नहीं किसी की भी बातों में आकर के वो कोई तीसरे व्यक्ति के प्रति अपना रवैया, अपना व्यवहार बदल लेगा, बल्कि उससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछता है तो हमेशा वो दूसरों के गुणों और विशेषताओं रूपी हीरे मोती ही प्रदान करेगा। उसका दिल सागर की तरह विशाल, बाहर से शांत पर अंदर से वो बहुत विशाल और गंभीर होगा। तीसरी उसके जीवन में जो शक्ति आती है वो है निर्णय करने, परखने की शक्ति। यानी जैसे एक अच्छा जौहरी है, वो हीरे को देखते ही परख लेता है कि उसकी कीमत क्या है और उसे बेदाग भी कैसे बनाया जाए, उसे तराशना आता है। ऐसे ही राजयोगी के संपर्क में आने वाले अलग अलग कोई भी व्यक्ति होगा, पर वो तुरंत उनको देखते ही और उनसे 2 मिनट बात करते ही वो परख सकता कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है और इसके साथ मुझे अपना रिश्ता कितना काम से काम का रखना है, कितना क्लोज रखना है, कितना रिजर्व रखना है, कितना इसके संग में रहना है, कितना नहीं रहना है। वो व्यक्ति को परखता है, उसके साथ कभी ऐसा धोखा नहीं होगा कि अरे मैंने तो इसको बहुत अच्छा सोचा था, मैंने तो आंख बंद करके विश्वास किया पर ये व्यक्ति गलत निकला। उसकी बुद्धि क्योंकि बिल्कुल कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है, तो वो समझ पाता है, वाइब्रेशन उसको आते हैं, उसे पता है कि कैसे हमें किसके साथ रहना है। ऐसे नहीं कि जहाँ ओपन अप रहना है वहां हम रिजर्व रहें और जहाँ रिजर्व रहना है वहां हम ओपन रहें। नहीं, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये समझ भी होती है और हम किसी भी परिस्थिति के अंदर ऐसा अपने आप को लाचार या मजबूर नहीं फील करेंगे कि क्या करूं, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। निर्णय शक्ति बिल्कुल उसकी शार्प होती है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, किस बात को ज्यादा वजन देना है और किस बात को कम वजन देना है, किस काम को अभी तुरंत मुझे करना है। तो वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल अलर्ट रखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके जीवन में जो शक्ति आती है वो आती है सहयोग करने की शक्ति। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जैसे गोवर्धन पर्वत के लिए भी दिखाया गया है कि सबसे छोटी उंगली का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत जो है वो उठाया गया है। ऐसे आज
पूरी दुनिया के अंदर जो हम दुख और शांति देखते हैं, उसको अगर सुखमय संसार के रूप में बदलना है, तो हम सभी को अपनी सबसे छोटी उंगली यानी 24 घंटे में से केवल 1 घंटे का समय, जो हम शायद नोइंगली या अननोइंगली, जिन पर हमारा ध्यान नहीं है, वो वेस्ट करते थे, उस टाइम को हमें अब जो है सहयोग के रूप में देना है इस कार्य के अंदर। अपनी 1 उंगली का सहयोग देना माना अपना 24 घंटे में से 1 घंटे का समय इस ईश्वरीय कार्य में देना, जहां हम तन मन और धन से सहयोगी इस कार्य में बन सकते हैं। तन माना किसी भी प्रकार से हम अपने बोल का उपयोग करते हुए, अपने तन का उपयोग करते हुए कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो अनेकों को प्रेरणा देती है, अनेकों को सुख देता है, या अनेकों का जीवन बदलने में हम अपने आप को समर्थ कर पाते हैं। यह तन का उपयोग। मन का उपयोग माने जब हम अपने मन के अंदर श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ भावना या आत्मचिंतन या परमात्मा चिंतन करते हैं, तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी जो है वो श्रेष्ठ बनता है। हमारे चारों तरफ के वाइब्रेशन ऊंचे होते हैं। मानसिक रूप से हम शक्तिशाली होने से जहां कहीं भी जाएंगे, चारों तरफ उमंग, उत्साह या खुशी की लहर होगी। तो ये एक मानसिक रूप से हमने सहयोग दिया कि वातावरण को भारी या नकारात्मक, दुखद बनाने के बजाय उसे पॉजिटिव बनाना, सुखदायी बनाना, खुशी वाला बनाना। ऐसे ही हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम कहीं पर भी धन का दुरुपयोग ना करें। कभी कभी हम सोचते कि किसी भी एक अननोन व्यक्ति को हमने दान धन दे दिया तो हमारा पुण्य जमा हुआ। नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि जहां भी हम अपना धन का उपयोग करवा रहे हैं, वो सत कार्य में या पुण्य के कार्य में जाएगा तो ही वो पुण्य जमा होगा, अन्यथा नहीं। तो हमारा धन वहां पर लगे जहां पर अनेक आत्माओं का कल्याण होना हो, वो हम देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं, तभी हमें उस धन को उस कार्य में लगाना है। तो तन मन धन से हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारा कोई भी समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन कहीं पर भी वेस्ट नहीं होता है। इसलिए हमारा जीवन बहुत संतुलित, बैलेंस्ड बनता है। एक हमारे पास जीवन में 7वीं शक्ति जो आती है, वह है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। कछुए की तरह अपने जीवन को बनाना, वो कर्म इंद्रियों का उपयोग करते हुए चलता है, और जैसे ही उसे चलना नहीं है तो अपने कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। जो राजयोगी होता है, वो अपनी जिम्मेवारियों को संभालने के लिए अपने प्रैक्टिकल फील्ड में बिल्कुल हाजिर रहता है। वो पलायन नहीं कर सकता है और वो अपने आप को कमजोर नहीं फील करेगा। वो अपने आप को कहीं पर भी नाकामयाब नहीं कर सकता है। उसके पास वर्क इफेक्टिवनेस एंड वर्क एफिशिएंसी इतनी बिल्कुल परफेक्ट होगा, और उसे कर्मों की गति का गहरा नॉलेज है। इसलिए वो कहीं पर भी अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा, कहीं पर भी अपने आप को कमजोर, अंडर कॉन्फिडेंस, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार की बातों से वो पीड़ित नहीं होगा। पर वो विस्तार में होते हुए भी, सभी लोगों के संपर्क में होते हुए भी फटाफट अपना पूरा कार्य को समेटता है। अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर अपनी बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा की याद में भी मेडिटेशन वो कर पाता है। उसका काम अधूरा नहीं होगा, अनकम्प्लीट नहीं होगा। जो जब मेडिटेशन करने बैठे तभी उसको फिर वो सब बातें याद आए, लेकिन अपने जब फील्ड में है तो कार्य करेगा, जब फील्ड में नहीं है तो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेगा। वो सार जानता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है कि इस व्यक्ति ने 1 घंटे से इतना बोला, आखिर ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। हम उस व्यक्ति की और क्वेश्चन अप करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। राजयोगी जो होगा उसे पता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, उसे सार पकड़ना है। वो इस विस्तार में नहीं जाएगा कि इसने क्यों इतनी डांट लगाई, क्यों इसने इतना बोला। अरे उसने बोला, उसकी एनर्जी और उसका टाइम गया। हम अगर समझदार हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, सार। और ऐसे ही हमारे जीवन में आती है सामना करने की शक्ति। जो सामना करने की शक्ति माने कैसे भी हमारे सामने परिस्थिति आए, अगर कोई संसार भी छोड़ करके चला जाए, खास करके जिनसे हम इमोशनली बहुत अटैच हैं,
है ना। कई बार ऐसा भी होता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, वो व्यक्ति अचानक, अगर हमारा बहुत नियर एंड डियर है, वो अगर दुनिया छोड़ करके चला जाता है, तो हम अपने आप को कई बार इमोशनली संभाल नहीं पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति चला गया। लेकिन ऐसी बातें इस ड्रामा के अंदर कब किसका साथ हाथ छूट जाए हमें पता नहीं होता है। लेकिन ऐसे समय पर भी हम अपने आप को इसलिए बैलेंस कर पाते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, और उसने अपना शरीर रूपी ये वस्त्र को छोड़ दिया है, लेकिन वो कोई दूसरा वस्त्र वो पहनने वाला है। अगर मैं रोती हूँ, मैं अगर दुखी होती हूँ, अगर मैं परेशान होती हूँ बारंबार, तो मेरे ही दुखद वाइब्रेशन उस आत्मा को भी दुखी करेंगे, और वो अगला जन्म जहां भी लेगा उस परिवार के अंदर वो खुद भी रोएगा, और वातावरण भी जो है वो दुखद रहेगा। वो तो अब धीरे धीरे अगला परिवार और अगले की तैयारी कर रहा है। बल्कि अब हमें ये देखना कि जो लोग अब हमारे पास रह गए हैं, और मैं खुद हूँ और मेरे साथ जितने लोग हैं, उनको भी मुझे संभालना है और खुद भी संभलना है। तो सामना करने की शक्ति, माना कोई भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर मैं अपने आप को भी खड़ा रख सकूं, और आत्मा का ज्ञान को गहराई से समझते हुए अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर कर पाऊं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर हमारे जीवन में आता है समेटने की शक्ति। जैसे हम कोई जर्नी में जाने वाले होते हैं 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो हम अपने सामान को बिल्कुल समेट के रखते हैं। जहां भी जाएंगे और जहां भी रुकेंगे ना, वहां आप देखेंगे हम अपना सामान बिल्कुल समेट करके रखते हैं। वरना जब हम वापस लौट के आने वाले होते हैं तो वही होटल या उस रिश्तेदार के यहाँ ही अपना साबुन, कभी अपना टॉवल छोड़ आते हैं, भूल आते कपड़े सूखते हुए ही, और फिर हमें घर आके याद आता है कि अरे हमारी वो चीज रह गई। और कई लोग समेटने में इतने फिर मशगूल हो जाते हैं कि उनकी ट्रेन या बस जो है वही मिस हो जाती है। अब इस दुनिया के अंदर भी हम मेहमान हैं, तो हमारे पास भी ऐसी समेटने की शक्ति हो कि जैसे वहां पर हम लिमिटेड सामान अपने साथ ले जाते हैं, जितना हम उठा पाए और जो जरूरी है। ऐसे जब इस संसार में जहां हम मेहमान हैं, हमें वापस जाना होगा, तो सबसे बड़ी बात है वहां तो फिर भी पता है कि कौन सा ट्रेन है, कौन सा बस है, कौन सी फ्लाइट है, टाइम क्या है, डेट क्या है, यहाँ का तो हमें पता नहीं है। तो क्यों नहीं हम अपना सामान हर समय पर समेट के रखें और अपने आप को एवर रेडी रखें। और हमारे साथ क्या जाएगा? रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। ये तो तब तक जरूरी है जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, इसलिए हम वो कमाएं और उसका ध्यान जरूर रखें। लेकिन हमारे साथ जो अभी भी काम आएगा और आगे भी हमारी जर्नी में, आगे के सफर में भी साथ चलेगा, वो है हमारे अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार। ये सामान अगर हम हमेशा अपने साथ तैयार रखते हैं तो हमें जीवन में खुशी और आनंद की प्राप्ति कहो, सुख की प्राप्ति कहो, वो रहेगा। इसलिए कब किसका नंबर आ जाए वो हमें पता नहीं है, पर मृत्यु भी हमारे लिए एक महोत्सव बन जाए, न कि एक दुखद घटना। हमें उस समय पर घबराहट या दुख न हो कि अरे मैंने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये रह गया, ये रह गया। नहीं, राजयोगी माना जो सदा अपने आप को तैयार रखते हैं और अपने जीवन को जो भी समय रहा हुआ है उसको खुशनुमा कैसे बनाएं और दूसरों को खुशी कैसे दें, ऐसी समेटने की शक्ति उसके जिगर के अंदर है ही है। तो इस प्रकार से हम राजयोग के द्वारा अनेकानेक शक्ति और गुणों को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ कई जन्मों के हमारे जो विकर्म हैं वो भी हम विनाश करते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल फीलिंग हमारे जीवन में ये होगा कि जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में हल्कापन, हमारे जीवन में खुशी, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की कमजोरी की मजबूरी हमें फील नहीं होगा, हमारे संबंध भी भारी नहीं होंगे। ये जब हमारे विकर्म विनाश होते हैं उसका एक सबूत है। इसका एक एग्जाम्पल कई बार हम देखते भी हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से कि जैसे कोई कागज को आप धूप में रखो, कितने भी वर्षों तक, महीनों तक आप कागज रखो, कागज कभी नहीं जलेगा, कितना भी तेज धूप हो। लेकिन जैसे ही आप एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मदद लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद लेते हैं, और जितना जल्दी आप सूर्य की किरणों को उसके अंदर फोकस करके एकाग्र करते हैं, आप देखें कुछ सेकंड के अंदर ही वो कागज जल जाता है।
ऐसे हम हो सकता है बचपन से लेकर के अभी तक भगवान का तो नाम लिया, भगवान को याद किया, लेकिन आप मेन अगर जांच करेंगे तो हो सकता है मुख ने तो लिया होगा और बाहरी हमने हर प्रकार का जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो भी किया होगा, और मुंह से भी राम 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 कृष्ण कृष्ण या किसी भी इष्ट देव जिनके प्रति हमारा अगाध प्यार है, विश्वास है, वो हमने किया है। लेकिन मन और बुद्धि के बारे में क्या कहना है? अब देखेंगे, मन और बुद्धि को कभी भी हमने एकाग्र नहीं किया है और उस दिल से याद नहीं किया। अगर किया होगा तो प्राप्ति भी निश्चित हमें अनुभव हुआ होगा। तो मेडिटेशन वो टेक्निक है जिससे हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होती है, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है, तब हमारे अंदर के जो विकर्म है या पाप कर्म है या गलत आदतें हैं वो जल जाते हैं। तो मैं अपना सत्र यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सबको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहती हूँ। कल हमारा अंतिम सत्र है इस कोर्स का और मैं आप सभी भाई बहनों का आह्वान करती हूँ। कल हमारे मध्य हमारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, इस सेंटर की इंचार्ज दीदी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला दीदी हमारे मध्य होंगे और वो हमें ईश्वरीय महावाक्यों का महत्व हमारे जीवन के अंदर, वो उसके बारे में, और इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई, ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो एक छोटा सा बीज फिर एक पौधा अंकुरित होकर के कैसे आज एक वट वृक्ष के रूप में अपनी सेवाएं पूरे विश्व भर के अंदर दे रही है, अनेक देशों के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में, और इसके फाउंडिंग फादर जिसे हम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनकी दिव्य कहानी के बारे में कल हम सभी को सुनाएंगे। तो आप सबका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और इसके लिए हमने एक जो विधि अपनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को उसका फायदा मिल सके, वो ये है कि हम उसे YouTube के द्वारा, YouTube का जो लिंक है उसमें प्रभु निधि जो चैनल है, अगर हम उसकी मदद लेते, प्रभु निधि चैनल अगर खोलेंगे तो उसमें हम देख पाएंगे वो क्लास को और सुन पाएंगे वो क्लास को। और लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर हम जो आप सबको जूम का आईडी और पासवर्ड दिया है जिसके जरिए से आज हम ये इतने दिन का कोर्स भी किए हैं, वो हम ओपन भी करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी प्रकार का स्टिल डाउट रह गया या क्वेश्चन रह गया है तो वो आप हैंड रेस करके पूछ भी पाएंगे। और अभी भी आपको अगर लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं और आज हम पूछना चाहते हैं तो अभी तो 1 या 2 क्वेश्चन का तो फिर भी आंसर हम दे देंगे। बाकी आप अपने व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है उस पर या फिर चैट बॉक्स में जो है वो आप अगर भेज देंगे तो कल जब दीदी हमारे मध्य होंगे तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर भी वो दे देंगे। और आगे फिर आप सब अगर इसका लाभ, जब तक हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियरेस्ट खुल न जाए और आप उसका लाभ न ले पाए, तब तक मैं आप सबको कैसे हम गाइड करते रहेंगे और मदद करते रहेंगे स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, ताकि हम अपने लाइफ जर्नी को और स्मूथ बना सकें। तो वो आपको जो है वो फिर हम बताते रहेंगे और आपके प्रश्नों के भी जो उत्तर हैं आगे आगे जो भी आपको होता जाएगा वो बताएंगे। तो कल सभी याद रखेंगे, राइट टाइम 4:45 से 5 के बीच में आप सब YouTube लिंक प्रभु निधि चैनल में जुड़ेंगे ताकि ज्यादा भाई बहनों को इसका फायदा मिल सके, ले सके, तो वो हम करेंगे। और लास्ट में हम जूम मीटिंग के द्वारा अपना क्वेश्चन जो है वो पुटअप जो है वो कर पाएंगे। ओम शांति। तो अभी हम 5 मिनट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, रिचार्ज करें, मेडिटेट करें। तो बिल्कुल सीधे होकर के बैठेंगे। अपने मन के विचारों को एकाग्र करें। स्वयं के शरीर के सबसे ऊंची जगह पर, सबसे ऊंची जगह है मस्तक। इस शरीर का बिल्कुल डीप पॉइंट है। बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन यहां पर है।
पॉइंट ऑफ लाइट, यानी एक प्रकाश पुंज, एक शक्ति पुंज यहाँ विराजमान है। मस्तक के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, चैतन्य शक्ति विराजमान हूँ। थोड़ी देर के लिए इस शरीर के बंधन से मैं अपने आप को डिटैच करके एक उड़ता हुआ पंछी बनकर एग्जैक्टली जैसे ये 5 तत्वों का शरीर है, उस शरीर से मिलता जुलता ही एक बॉडी, जिसे मैं लाइट का बॉडी, प्रकाश का ये शरीर, उसको साथ लेकर इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस शरीर को लेकर मैं आत्मा उड़ते हुए जा रही हूँ। बादल, आकाश तत्व से भी पार एक असीम शांति की दुनिया में, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। उस लाल सुनहरे प्रकाशमयी दुनिया में जहाँ असीम शांति है, लाइट ही लाइट है, मैं आत्मा भी वहां सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र। अब आगे बढ़ें, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने अपने आप को ले जाएं। शिव बाबा जो रूप में ज्योति बिंदु हैं, परंतु गुणों के भंडार हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। उनसे आती हुई निरंतर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली बना रही है। शिव बाबा, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे अपना बना लिया है। मुझे सच्चा ज्ञान देकर अब मेरे जीवन को आप कितना महान बना रहे हो। अपनी शक्ति देकर अब आप मुझे कितना मजबूत, कितना सुरक्षित कर रहे हो। मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया है। अब मैं आपके साथ, आपकी शिक्षाओं के साथ, आपकी शक्ति से इस जीवन यात्रा को सुखद बनाने में, अपने मंजिल तक पहुंचने में आपकी गाइडलाइन पर, आपकी दी हुई शिक्षा पर चलती रहूंगी।
मुझे आप में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हो। निस्वार्थ सच्चा प्यार देकर कोई प्रकार की शिकायत, कोई भी प्रकार का उल्हाना, कोई भी प्रकार का कंडीशन, कोई भी प्रकार का स्वार्थ रखे बिना आपने मुझे अनहद प्यार दिया है, दे रहे हो। अब मैं आत्मा भी अपने से ये प्रतिज्ञा करती हूँ, दृढ़ संकल्प करती हूँ, मैं सदा आपका हाथ और साथ देती रहूंगी। आपका राइट हैंड बनकर आपके हर कार्य में मैं आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा सदा सहयोगी रहूंगी। प्यार से अपने अंतर मन के नेत्र से शिव बाबा को निहारें और स्वयं को भरपूर करें। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा पर आती जा रही है और मुझे शक्ति, शीतलता प्रदान कर रही है। मन शांत, बुद्धि स्थिर होती जा रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा बन चुकी हूँ। अब उन शक्तियों को अपने में समाते हुए फिर से कर्म क्षेत्र पर वापस लौट आए। धीरे धीरे वापस उस निराकारी दुनिया से उतर आए और अपने शरीर में फिर से भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। वो लाइट का जो शरीर है वो भी स्थूल शरीर में वापस समा रही है। मैं आत्मा भी मस्तक पर विराजमान अब हो गई। ओम शांति, ओम शांति। रिलैक्स, रिलैक्स। ओम शांति। अच्छा, अब जिनके भी मन में कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें तो उसका हम उत्तर दे पाएंगे। अपने को अनम्यूट करते हुए हैंड रेस करें।
ओम शांति। दीदी, एक ग्रुप चैट में क्वेश्चन है, सक्सेस के लिए कैसे मेडिटेशन करें? वैसे तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमें हर प्रकार की सफलता मिलती है। अब सक्सेस आप किस फील्ड में चाहते हैं, पढ़ाई में, जॉब में, परिवार को संभालने में? क्योंकि सक्सेस जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, वो किस फील्ड में वर्क कर रहा है। एजुकेशन में जैसे आप चाहते हैं, पढ़ाई में अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसमें एकाग्रता चाहिए और उसमें मेमोरी पावर अच्छा चाहिए। पढ़ाई को अच्छी तरह से समझ कर फिर कैसे उसको याद करना, ये टेक्निक अगर हमें समझ में आ जाए तो हम जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस भी चाहिए। बहुत बार हम देखते बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते भी बहुत है, याद भी बहुत कर लेते हैं, पर ठीक एग्जाम देने जाने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। तब भी उनकी जो की जितनी भी बातें उन्होंने याद की होती है वो सब डिलीट हो जाता है। तब वो अच्छा एग्जाम लिख के नहीं आते। यूं आप उनको कुछ भी पूछो तो वो उत्तर बहुत अच्छा देंगे और आपको लगेगा इसके मार्क्स तो अच्छे होने चाहिए, पर मार्क्स बहुत कम आते हैं क्योंकि वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो ये भी हम देखें कि अगर एजुकेशन में हमें सफलता चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि हम ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक से वो चीज को समझ नहीं रहे हैं, केवल रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं याद कर रही हूँ, केवल मुख से याद कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ या लिख के याद कर रही हूँ, अक्सर करके ये देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ लेता है तब तो उसको याद रहता है, बट वो उसकी टेम्पररी मेमोरी बॉक्स में जाता है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक याद करना चाहता है तो उसके लिए फिर वो पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, रिपीट करने के बाद अगर वो लिख कर फिर बिना देखे लिखता है और वही जो याद किया है लिखता है तो उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो एग्जाम के ठीक पहले फिर वो पढ़ता भी है ना, अगर उसने लिख लिख के पहले याद किया होता है पूरे वर्ष में, फिर एग्जाम के पहले एक बार वो देख लेता है और थोड़ा बिना देख करके फिर लिखता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है और उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में होने के कारण वो कॉन्फिडेंट फील करता है और अच्छा परफॉर्म भी करके आता है। तो ये भी हमें फिर टेक्निक पता होना चाहिए कि हम जो अपनी सिलेबस है वो कैसे हम याद करते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। कई बार हैंड राइटिंग कईयों का अच्छा नहीं होता है तो करेक्शन करने वाले को भी चेक करने में मजा नहीं आता है। तो ये भी हम थोड़ा सा देखें कि हमारा क्लियर कट अच्छी हैंड राइटिंग हो, स्पष्ट हैंड राइटिंग हो। तो स्टडी में सफलता तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि वन बाय वन हम पढ़ते जाएं और एक प्लानिंग बना ले कि इस दिन हमें ये चैप्टर पढ़ना है और ये सब्जेक्ट का पढ़ना है। तो प्लानिंग प्रॉपर हो, मेथड प्रॉपर हो, प्रैक्टिस अच्छी हो, मेमोरी पावर अच्छा हो, फिर कॉन्फिडेंट हो। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे में ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंट भी आता है और बुद्धि का फ्लक्चुएशन, बुद्धि का भटकना, बुद्धि का अस्थिरता भी जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो नेचुरल रूप से मेडिटेशन कैन हेल्प अस इन सक्सेस ऑल्सो। जहां तक जॉब की बात है तो जॉब में भी हमारे अंदर परख शक्ति आती है, निर्णय शक्ति आती है। तो हमें पता होता है कि हमारे सीनियर हमसे क्या चाहते हैं, बॉस क्या चाहता है, मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों का टेस्ट क्या है। तो बिजनेस करना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि हमें पता है डीलिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है। सभी को अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने कलीग के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ हमारा किस प्रकार का रिलेशन टर्म्स हो, ये भी हमें पता है। फैमिली के अंदर भी ठीक यही बात लागू होती है। हमें पता है हमारे फैमिली मेंबर में हमसे बड़े भी कुछ हैं, हमसे छोटे भी कुछ हैं, कहीं पर हम ही सबसे बड़े हैं, कहीं पर हम सबसे छोटे भी हैं। लेकिन हर संबंध की अपनी एक गरिमा है, अपना एक मर्यादा है, अपना एक रिस्पेक्ट है, अपना एक प्रेम भाव है। अगर हम उस चीज को अगर हम डील करते हैं तो भी हमें सफलता मिलती है। उन बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। हर रिश्ते का एक अपनी एक मर्यादा भी है और एक अपनी गरिमा भी है, एक अपना रिस्पेक्ट भी है, चाहे वो हमसे छोटे भी हों, चाहे वो हमसे बड़े भी हों। तो सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हाथ उठा सकते हैं। हाँ, महेश भाई बोलिए। अपने को पहले अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते हाँ दीदी। महेश, ओम शांति।
हाँ बोलिए, मैं सुन पूछना रही चाहता हूँ। था। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत कम हो जाता है। कोई चीज आते हुए भी मैं एक्चुअली है ना प्राउड को फेस नहीं कर पाता। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मुझे किसी 10-5 जनों के सामने बोलना पड़ता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस ना होने का कारण ये है कि हम सामने वाले जो व्यक्ति को है उसको परखते नहीं हैं, और वो व्यक्ति हमसे क्या चाहता है जब हम ये नहीं समझ पाते, तब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। और जो चीज हमें आता है उसकी भी अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, तब भी इंफॉर्मेशन की कमी से भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो विशेष कुछ ऐसे जो बातें हैं वो आपको ले करके मेडिटेट करना होगा। और वो क्या करना होगा कि आप जहां नर्वस फील करते हैं उस जिस व्यक्ति के आगे, उस व्यक्ति को अपने सामने रखना होगा और ये फील करना होगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और इसके आगे मैं प्रॉपरली बोल पा रहा हूँ, और क्या ये व्यक्ति हम मुझसे चाहता है उसकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके फिर मैं बोलूँ, तो कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। अभी हमें बार बार क्या लगता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कुछ नहीं पता है, पता नहीं वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हम ऐसे कुछ कुछ और नेगेटिव संकल्प में अगर हम अंडर कॉन्फिडेंस फील करते पूरा गहरा होनी चाहिए, वर्कआउट कर मुझे कभी